नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने आपसे बात किया था भूकंपीय तरंगों के बारे में और उस आधार पर जानने का प्रयास किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो आइए आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिमाइंड कर लें। इसे आप ये देख रहे हैं पी शैडो वेव्स, पी वेव शैडो जोन है, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से। पी तरंगे के बारे में आप बताया गया था कि पी तरंग की जो गति होती है वो घनत्व में सबसे अधिक होती है, लेकिन वो द्रव अवस्था में भी गति कर पाती है। और इन तरंगों की जो गति होती है वक्राकार होती है ना। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये भूकंपीय तरंग का ये आपका फोकस है। यहाँ से इस प्रकार से भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुआ है और ये आपको बताएगा शैडो जोन 103 से लेकर के 142, इधर भी 103 से लेकर के 142। ये जो हिस्सा है ये पी शैडो जोन कहलाता है, यानी पी तरंग छाया क्षेत्र इसको कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि इसे अगर ये वाला जो अवस्था है, अब इसी में हम एस तरंग की बात करेंगे जब, तो एस तरंग में क्या होगा कि एस तरंग ये जो कोर का भाग है इसको वो पार नहीं कर पाएगी। तो इस अवस्था में यह हम अनुमान निकालेंगे कि ये जो है द्रव अवस्था में है। आपको जैसा कि पता है, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अभी तक जो मानवीय पहुंच हो पाया है ड्रिलिंग के माध्यम से पृथ्वी के, अगर पृथ्वी का एक हिस्सा में से इस प्रकार से लें तो इसमें ड्रिल कर करके मात्र 11 किलोमीटर तक जाया गया है। मतलब जाया कहने के वहाँ तक की जो संरचनाएं हैं उसका एकदम प्रूफ लिया गया है। लेकिन और भी जो आंतरिक संरचना की बात है वो हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर करते हैं और उसी को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि जो पी तरंग क्या है, एस तरंग क्या है। पी तरंग के बारे में आप ऑलरेडी डिटेल से जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है आंतरिक संरचना के अध्ययन के क्रम में कि पी तरंग जो होती है वो ठोस अवस्था में अधिक तीव्र गति से गमन करती है। तो यहाँ पे जैसे ये आपका जो कोर का भाग देख रहे हैं पृथ्वी का, तो इसमें क्या होता है कि पी तरंग जब इसमें प्रवेश करती है तो इसकी गति पहले कम जाती है फिर बढ़ जाती है, पहले कमती है और फिर बढ़ जाती है। इससे यह अनुमान निकाला जाता है कि जो पृथ्वी का कोर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कहने कि उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। इसका जो बाहरी भाग है इसको माना गया कि द्रव अवस्था में है और कोर का जो आंतरिक हिस्सा है वो ठोस अवस्था में है। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं इस तरंग के बारे में। अब इसी प्रकार से हम एस तरंग के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए आप ये जैसा देख पा रहे हैं ये पृथ्वी एक भूकंप का फोकस है। यहाँ से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, इस प्रकार से भूकंपीय तरंग इस प्रकार से उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने के बाद ये जब कोर से टकराती है तो कोर को पार नहीं कर पाती है। और एस तरंग का आप विशेषता में पढ़े थे कि एस तरंग जो होती है वो द्रव अवस्था का में गमन नहीं करती है, यानी कि वो द्रव अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाती है, उसको पार नहीं कर पाती है। तो ये यहाँ से मुड़ जाती है। तो यानी इसका जो है 103 से लेकर के इधर 103 तक इसका जो है छाया क्षेत्र बन जाता है। यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो एस तरंग छाया क्षेत्र है। ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो क्या हो गया, एस तरंग छाया क्षेत्र। तो आपको ये जानना है कि एस तरंग, अब इसी आधार पे ये निकाला गया है कि एस तरंगे जो है वो द्रव अवस्था में गमन नहीं करती है और ये जो कोर है, कोर का जो बाहरी पार्ट है ये द्रव अवस्था में है। अब आंतरिक पार्ट जो है इसका ठोस में कैसा है, ये कैसे मालूम किए हम, क्योंकि जब पी तरंग जब इसमें प्रवेश की ठोस ये कोर में, तो यहाँ इसका द्रव में गति उसका कमा था, क्योंकि वो भी गति करती है द्रव और ठोस दोनों में, लेकिन वो भी जो है पी तरंग वो ठोस अवस्था में
जब ठोस माध्यम जब ठोस हो तो उसमें उसकी गति बढ़ जाती है। तो जब पी तरंग इसमें प्रवेश करती है इस प्रकार से, तो प्रवेश करने के बाद यहाँ पे इसका गति जो है कोर के आंतरिक भाग में उसका गति बढ़ जाता है। तो इसी आधार पे हम पी तरंग और एस तरंग के गति के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वर्गीकृत किया गया है। आइए इसको विशेष रूप से देखते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसको भूकंपीय तरंगों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस पर थोड़ा सा एक हम निगाह से देखते हैं एक सिंपल रूप में। आगे हम ये बताना चाहेंगे कि पृथ्वी का जो पार्ट है यानी आंतरिक हिस्सा है उसको मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। एक ये जो है बाह्य परत है, ये आपका बाह्य परत है, ये मध्यवर्ती परत है, ये आंतरिक परत है यानी आंतरिक कोर है। ये मध्यवर्ती परत है, ये बाह्य परत। इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं और इसको कोर कहते हैं। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्रस्ट होती है वो 30 से 35 किलोमीटर तक होती है। 30 से 35 किलोमीटर तक, कहीं कहीं आपको 30 किलोमीटर भी मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। इसमें मतलब आप 2-4 कभी भी कोई सेट में देखिएगा तो डिफरेंस 2-4 किलोमीटर का नहीं रहता है, ज़्यादा का रहता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट एकदम से एग्जैक्ट मालूम कोई जाकर नापा नहीं है उसको, है ना। एक अनुमान के आधार पे, भूकंपीय तरंगों के आधार पे ये माना गया है। तो इस अवस्था में आप ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, इसकी जो गहराई है 30 से 35 किलोमीटर तक है। लेकिन अब आपको पता है जो पृथ्वी की उच्चावच है यानी कि पृथ्वी की जो भू आकृतियाँ हैं वो बराबर नहीं है, वो असमांगी है। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे छोटे छोटे पठार हैं, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे समतल मैदान है। तो इस स्थिति में क्रस्ट की जो मोटाई होगी वो एकदम एग्जैक्ट सभी जगह समान नहीं हो सकती है। इतना तो आपको समझ में आता होगा कि क्रस्ट की जो मोटाई है पृथ्वी के उच्चावच के आधार पे सभी जगह समान नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पे जब समुद्र है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्रस्ट की मोटाई कम होगी। कहीं पे पहाड़ है, हिमालय जैसे पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो वहाँ पे जो क्रस्ट की मोटाई हो जाएगी वो अधिक हो जाएगी। तो इसी को समझिए कि जब जहाँ पे महासागरीय क्षेत्र होते हैं, महासागरीय क्षेत्र, वहाँ पे गहराई ज़्यादा होता है। तो उस अवस्था में क्रस्ट की मोटाई जो है 17 से 18 किलोमीटर होते हैं। वहीं महाद्वीपीय भाग की बात करेंगे हम, तो महाद्वीपीय भाग में क्रस्ट की मोटाई 150 से 200 किलोमीटर तक हो जाती है। और ये जो 30 से 35 किलोमीटर है एक तरह से औसतन रखा गया है कि इतना किलोमीटर तक क्रस्ट का पार्ट है। क्रस्ट का हम अगर घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। इसके बाद क्रस्ट के बाद हम आगे जो है मेंटल की बात करें यानी मध्यवर्ती परत जो है। एक चीज़ और बता दें, क्रस्ट जो होता है इसको सियाल भी कहा जाता है। सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम की इसमें अधिकता होती है ना। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। अब आगे देखते हैं मध्यवर्ती परत। मध्यवर्ती परत जो मेंटल है ना, इसकी ये 2900 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। इसके अलावा फिर आगे जो है इसका घनत्व जो होता है मेंटल का वो 3 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। इसके बाद जो आंतरिक परत है यानी कोर जो है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, 8 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब तक होता है ना। और पृथ्वी का जो केंद्र है वो कहीं कहीं आपको 6300 मिलेगा, कहीं 6400 भी मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आप याद रखिएगा 6370 किलोमीटर जो NCERT देता है उसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे 70 कर लीजिएगा, यहाँ पे 6370 किलोमीटर तक कोर पाया जाता है। अब यहाँ पे एक ये समझने वाली बात है कि इसको जब इस प्रकार से डिवाइड किया गया, बाह्य परत, मध्यवर्ती परत और आंतरिक परत, तो इस अवस्था में ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही मान लिया गया है। यहाँ पे घनत्व में डिफरेंस पाया गया है। ये जो स्थिति है इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से समझिए, है ना। यहाँ पे घनत्व में डिफरेंस पाया गया, यहाँ पे घनत्व में डिफरेंस पाया गया। तो इसको क्या कहा गया कि ये असंबद्धता है।
यानी डिसकंटिन्यूटी है ना। यानी कहने का मतलब है कि जैसे आप ऐसा समझिए, आप कभी बर्फ़ी देखे होंगे जिसमें 2-3 प्रकार की परतें होती है, हरी, पिंक कलर, वाइट, है ना। इस प्रकार से जो है बर्फ़ी मिठाई में, तो उसी प्रकार से मान के कल्पना कीजिए कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसी प्रकार से है। तो उसमें बांटा गया है उसके घनत्व के आधार पे, है ना। पृथ्वी के तरंग द्वारा, पृथ्वी का सॉरी भूकंपीय तरंगों द्वारा। तो ये जो जहाँ से यहाँ जो डिफरेंस पाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी। इसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी। आगे हम बात करते हैं इस पर विशेष रूप से। सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझना है कि जहाँ पे 2 प्रकार के परतों का विभाजक रेखा जो है उसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। इस प्रकार से समझिए इसको, डिसकंटिन्यूटी। जैसे देखिए यहाँ पे हम अगर ग्राफ के माध्यम से अगर दर्शाएंगे तो इस प्रकार से दर्शाएंगे, है ना। यानी यहाँ पे डिफरेंस इस प्रकार से, जैसे माध्यम जो है परत में इस प्रकार से है, फिर लेकिन यहाँ पे उसमें बदलाव आता है। तो जो बदलाव देखा जाता है जिस क्षेत्र पे, वहाँ पे ही उसको हम डिसकंटिन्यूटी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या उसको हिंदी में असंबद्धता कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल से इस पर। से भूकंपीय तरंग की गति तथा प्रकृति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन हम विशेष रूप से करते हैं। थोड़ा देखिए, अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये जो है आपका, ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये आपका क्रस्ट का पार्ट है। ऊपर वाला जो है क्रस्ट का पार्ट है, जिसको हम सियाल भी कहते हैं। इसमें भूकंपीय तरंग की गति कम होती है। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। अब ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो गहराई होती है 30 से 35 किलोमीटर तक होती है। तो ये जो क्रस्ट और मेंटल को, है ना, यानी इसको मेंटल को सीमा भी बोला जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण, है ना। तो यहाँ पे जो ये जो विभाजक रेखा है, यानी कि जो अलग करता है, इसको कहा जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये जो यहाँ पे जो तथ्यात्मक टॉपिक है ना, ये बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से ज्योग्राफी के हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि जो सियाल है, यानी कि क्रस्ट है और मेंटल है, उसको जो डिवाइड करने वाला जो रेखा है, उसको अलग करने वाली जो रेखा है, उसको कहा जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पे देखिए, सियाल को यानी कि क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से ऐसे देख रहे होंगे आप। तो ये 2 भागों में बांटा गया है। एक को कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये जो कहने का मतलब, जो विभाजक रेखा है, अगर हम बात करेंगे कि क्रस्ट को जो 2 भागों में बांटती है, उस बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। एक बाहरी क्रस्ट और एक आंतरिक क्रस्ट। इतना समझ गए होंगे आप लोग। ये जो क्रस्ट का आयतन होता है कुल पृथ्वी का 0.5% होता है। आप इसी से अनुमान लगाइए कि क्रस्ट कितना छोटा, मतलब आयतन की दृष्टि से काफ़ी कम है ना। कम होने का एक कारण ये भी है कि इसकी जो गहराई है वो काफ़ी कम है, यानी 30 से 35 किलोमीटर तक है। तो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटी, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी और बाहरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट। अब आगे चलते हैं सीमा में। सीमा को समझिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सीमा में यानी यहाँ 30 से 35 किलोमीटर से लेकर के, यानी इसकी जो गहराई है 2900 किलोमीटर तक है। 2900 किलोमीटर तक के हिस्सा को, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका सीमा है, यानी कि मेंटल। सिलिका और मैग्नीशियम की इसमें अधिकता होती है, इसीलिए इसको जो है मेंटल कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी वाला चीज़ है जो देखिए, आगे इधर हम बात कर लेते हैं। इधर पृथ्वी का आयतन का, टोटल पृथ्वी का जो आयतन है उसका 83% हिस्सा इसमें आता है, यानी मेंटल में आता है। और द्रव्यमान जो है टोटल 68, पूरा पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% हिस्सा है।
इसमें क्या होता है कि पी तरंग की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। आपको इतना डेटा याद नहीं रखना है कि 7.9 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें पी तरंग की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि जब यहाँ से आपका क्रस्ट से जब चलती है तो इसमें गति बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसका घनत्व जो है क्रस्ट की अपेक्षा ज़्यादा है, इसीलिए इसमें पी तरंग की गति बढ़ जाती है। ये आपको तर्क याद रखना है ना। इसके अलावा हम इधर बात करें तो यहाँ से जो यहाँ तक का हिस्सा देख रहे होंगे, यानी 30 से 35 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक का हिस्सा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, है ना, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी कि मेंटल का ऊपरी परत जो है वो ठोस अवस्था में है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मेंटल का जो ऊपरी परत है वो ठोस अवस्था में है ना। इसके बाद 50 किलोमीटर के बाद जो 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, ये वाला, ये जो क्षेत्र है, ये आप जो देख रहे हैं क्षेत्र, ये जो है दुर्बल मंडल कहलाता है। और दुर्बल मंडल की विशेषता ये है कि इसमें जो भी पदार्थ हैं वो अर्ध ठोस और अर्ध द्रव अवस्था में है, अर्ध ठोस और अर्ध द्रव अवस्था में है। इसमें क्या होता है कि इस तरह की, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम का मतलब मैं नहीं, है ना, जो ये तर्क प्रस्तुत किए हैं उनका तार्किक बात ये है कि ये कैसे करें, यहाँ तक तो पहुँचे नहीं है कोई कि ये अर्ध ठोस और अर्ध द्रव में है। तो यहाँ पे इसलिए हम, इसका तर्क ये है कि ये जो है यहाँ इस तरंग की गति मंद पड़ जाती है। और आपको पता है कि इस तरंग द्रव अवस्था में गमन नहीं कर पाती है ना, लेकिन यहाँ पे गमन कर रही है, लेकिन उसकी गति मंद पड़ रही है। उसका कारण ये है कि ये पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में नहीं है। यहाँ पे जो है अर्ध ठोस अर्ध द्रव अवस्था में है। ये आपको इतना, ये दुर्बल मंडल के बारे में पता हो गया कि दुर्बल मंडल में जो पदार्थ है वो अर्ध ठोस और अर्ध द्रव अवस्था में है, वो 200 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके अलावा फिर जो है पूरे मेंटल को ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रकार से आप ये समझिए, पूरा मेंटल जो है आपका, मेंटल यहाँ से ले करके ये आपका मेंटल हो गया। पूरे मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, जो 700 किलोमीटर की दूरी पर यानी गहराई पर। इसको कहा जाता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या कहते हैं, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ध्यान रखिएगा, जो मेंटल को 2 भागों में विभाजित करता है, जो विभाजित करने वाली रेखा है, उसको कहते हैं हम रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। यानी जो विभाजित करने वाली जो असंबद्धता क्षेत्र है, डिसकंटिन्यूटी है, उसको कहा जाता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यह जो है ऊपरी मेंटल को आंतरिक मेंटल से अलग करती है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम कोर की तरफ प्रवेश करते हैं। कोर की बात करें तो कोर में क्या है कि ये जो इसको विभाजक रेखा, यानी ऊपर मेंटल था और नीचे कोर है, तो कोर और मेंटल को जो विभाजित करने वाला जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता, यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसको हम कह सकते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये जो है, अब यहाँ पे देखिए द्रव अवस्था में है। ये कैसे हम मालूम किए, क्योंकि यहाँ से इस तरह की, हम पीछे ही बात की अभी थोड़ा देर पहले, वहाँ इस तरह की गति प्रवेश नहीं करती है। इस तरह यहाँ से ऐसे इस प्रकार से मुड़ जाती है, तो यहाँ इस तरह प्रवेश नहीं करती, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपरी हिस्सा है कोर का, ये द्रव अवस्था में है ना। कोर का ऊपरी हिस्सा द्रव अवस्था में है। इसके बाद ये जानिए कि कोर में जो है निकेल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। फेरस मतलब लोहा, निकेल और लोहा की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसे निफे के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोर को हम निफे के नाम से भी जानते हैं। कोर का ये जो, अब कोर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, आपको पहले से पता है ना, पीछे भी हम बता चुके हैं कि इसको एक आंतरिक कोर और बाह्य कोर। आंतरिक कोर में क्या है कि ठोस अवस्था में है, जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है। अभी कैसे हम पता किए कि ठोस अवस्था में है, क्योंकि ये आपको पता है कि पी तरंग की जो गति होती है वो ठोस अवस्था में बढ़ जाती है। तो यहाँ का हुआ कि जब पी तरंग प्रवेश किया था इसमें,
तो उसका गति कमा था, यहाँ द्रव में उसका गति कमा था। ध्यान रखिएगा, पी तरंग जो होती है वो ठोस और द्रव दोनों में गति करती जरूर है, लेकिन ठोस अवस्था में उसका गति बढ़ जाता है पी तरंग का, और एस तरंग तो गति नहीं करता है द्रव अवस्था में। तो यहाँ पे क्या होता है कि पी तरंग का गति बढ़ जाता है। तो बढ़ने से ये पता चलता है, यहाँ घटा यहाँ बढ़ गया, तो ये पता चला कि वो यहाँ पे जो है जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था में है और नीचे जो है ठोस अवस्था में है। और ठोस में भी घनत्व ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पी तरंग की गति सबसे अधिक होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये मालूम पड़ता है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो बांटा जाता है, यानी कि कोर को आंतरिक कोर और बाह्य कोर के रूप में जो बांटा जाता है, वो बांटने वाली जो रेखा है ये, इसको कहा जाता है लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता ध्यान रखिएगा। मेनली एक मोहो डिसकंटिन्यूटी, एक गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मोहो जो है वो क्रस्ट को और मेंटल को अलग करने वाले असंबद्धता क्षेत्र है मोहो, और गुटेनबर्ग है जो मेंटल को कोर से अलग करने वाली असंबद्धता क्षेत्र है। इसके अलावा हम कोर की बात करेंगे तो कोर में जो है उसको भी दो भागों में जो बांटा गया है, वो बांटने वाली जो रेखा है, जो क्षेत्र है ये, इसको हम कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। इसको कहा जाता है लेहमैन असंबद्धता क्षेत्र। तो इसमें आपको ये जानना है कि पृथ्वी का आयतन जो होता है, माने कोर की बात करें अगर हम, तो पृथ्वी के समस्त आयतन का 16% हिस्सा जो है क्या है, 16% हिस्सा कोर है। और अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान 32% है। देखिए इसी से आपको पता चल जाएगा कि द्रव्यमान इसका ज़्यादा है, आयतन कम है, यानी कि डेंसिटी क्या है, इसका मतलब ज़्यादा है। इसका घनत्व जो होता है दुगुना होता है, किससे, मेंटल से। मेंटल से घनत्व इसका दुगुना होता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे ये सब चीज़ें, ये जो आपको बताया गया अभी, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। आप इन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा। ये मोहो डिसकंटिन्यूटी जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, और एक गुटेनबर्ग जो मेंटल को कोर से अलग करता है, यानी कोर के बीच विभाजक रेखा है ना। इसके बाद ये बीच में इसको जो बांटता है इसको कहते हैं रेपिटी, और वहाँ जो क्रस्ट को जो बांटा है उसको कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये तो हो गई भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विभाजन। अब हम बात करते हैं थोड़ा यांत्रिक विशेषता के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्गीकरण। ये चीज़ें भी आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। अब यहाँ पे आंतरिक संरचना देखिए, विशेषता, आंतरिक विशेषता का मतलब हुआ कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पदार्थ की अवस्था है, यानी ठोस है, फिर कहीं द्रव मिलता है, कहीं अर्ध ठोस मिलता है, अर्ध द्रव मिलता है। तो इस आधार पे पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम अलग रूप से विभाजित किए, है ना। ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ समझिए, स्थल मंडल के बारे में। जो पृथ्वी के जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। अब स्थल मंडल क्यों कहते हैं, है ना, इसको स्थल मंडल के रूप में क्यों बांटा गया, क्योंकि जो क्रस्ट था, क्रस्ट के आप यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये जो आपका मेंटल है, तो ये मेंटल है, मेंटल के ऊपरी हिस्सा ये जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, जो 50 किलोमीटर तक है ये जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो क्या किया गया कि इसको यहाँ से टोटल ऐसे मिला लिया गया, इस प्रकार से, ये टोटल जो है इस प्रकार से मिला करके स्थल मंडल इसको बना दिया गया के रूप में। जब, क्योंकि हम क्या बोले कि जो अगला जो विभाजन है वो पृथ्वी के अंदर यानी आंतरिक भाग में पाए जाने वाले पदार्थों के अवस्था के आधार पर, यानी ठोस है कि द्रव है, अर्ध ठोस है, अर्ध द्रव है, इस अवस्था पे उसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है इसको मिला करके स्थल मंडल, क्योंकि इसका जो मेंटल का जो ऊपरी भाग है 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र, है ना, तो ये जो है क्या है, ठोस अवस्था में है ना। तो चलिए इसी पे बात करते हैं आगे। तो यहाँ देखिए,
इसको ध्यान से समझिएगा। आस्थल मंडल जो है, आस्थल मंडल यानी इसमें कौन कौन शामिल है? ऊपरी क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल का जो हिस्सा 50 किलोमीटर का था वो भी इसी में शामिल कर लिया गया। तो ये हो गया 80 से 90 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है वो आस्थल मंडल है ना। इसके बाद 80 से 90 से लेकर के 200 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है ये वाला, ये दुर्बल मंडल, इसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, है ना। इसको आस्थल मंडल को लिथोस्फीयर, ये एस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल। इसमें क्या है पदार्थ? ठोस, अर्ध ठोस और अर्ध द्रव अवस्था में है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता के कारण यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, संवहनीय तरंगों का प्रभाव होता है। संवहनीय तरंग के बारे में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से कोई अगर, एक मिनट इसको ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि आप चाय बना रहे होते हैं, दूध गर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि जो द्रव का भाग है वो ऊपर की ओर गमन करता है, नीचे से ऊपर की ओर गमन करता है, और फिर इस प्रकार से ऐसे जाता है, फिर इस प्रकार से उसका, इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है जब हम चाय बनाते होते हैं या दूध गर्म करते हैं। तो सेम उसी टाइप से मान लीजिए कि संवहनीय जो विधि होती है, संवहन में क्या होता है कि जो अर्ध ठोस अर्ध, यहाँ तापमान ज़्यादा है। तापमान क्यों ज़्यादा है? क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता है, और इस कारण क्या होता है कि पदार्थ में संवहनीय गति होती रहती है, संवहनीय तरंग का प्रभाव होते रहता है। संवहन क्या है? जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक से कम की ओर। देखिए नीचे, इसे यहाँ पे क्या बताएं कि चाय जब बनाइएगा तो जाहिर सी बात है नीचे वाला हिस्सा में आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जो ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहता है वो अधिक से कम की ओर, है ना। तो इस प्रकार से ऊष्मा के ऊपर जाती है, तो ये गति चलता रहता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्वालामुखी वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र आएगा, है ना। यहाँ पे कैसे ज्वालामुखी वगैरह क्रिएट होता है इस चीज़ को हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे ये जानना है कि दुर्बल मंडल जो है वो अर्ध ठोस और अर्ध द्रव अवस्था में है, और इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता के कारण इसका तापमान अधिक होता है ना। इसके बाद फिर है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, ये 2900 किलोमीटर तक है। ये भी ठोस अवस्था में। देखिए हम बांटा क्यों गया, ऊपर ठोस अवस्था में, फिर अर्ध ठोस अर्ध द्रव, और ये जो है ये आपका है ठोस अवस्था में। इसके बाद फिर केंद्र मंडल यानी कि बैरियोस्फीयर, ये सर्वाधिक घनत्व, इसका घनत्व जो है सबसे अधिक है, सभी पदार्थों में इसकी प्रधानता है। तो एक केंद्र मंडल, यानी आपको यहाँ पे सिंपल ये जानना है कि अगर हम यांत्रिक आधार पे पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्गीकरण करें तो उसको 4 भागों में बांटा गया है: स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल। अगर इसका हम इंग्लिश में नाम कहें तो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बैरियोस्फीयर। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब चीज़ें समझ पाए होंगे और इसे याद कर पाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।